किसी का आतंकवाद किसी के लिए राष्ट्रवाद हो सकता है, यानी किसी का टेररिज्म किसी के लिए फ्रीडम फाइटर हो सकता है। ये आज हम इस वीडियो के अंदर ये जानने की कोशिश करेंगे और ये वीडियो देखना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के युग में जिस तरह से नाथूराम गोडसे को हाईलाइट किया जाता है और गांधी जी को डिफेम किया जाता है, उनको अपमानित किया जाता है, आप तक सच्चाई तक पहुंची व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक यूनिवर्सिटी के तहत ये प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, इसकी सच्चाई के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो देखना आपके लिए इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ऐसे लोग, देखिए ये लोग क्या करने लग रहे हैं। हमारे देश में वैसे मुद्दों की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन कई बार बेवजह के मुद्दों को भी तूल दिया जाता है, जैसे कि ग्वालियर में हुआ। नाथूराम गोडसे का मंदिर बनवा दिया हिंदू महासभा ने और इस मामले पर अब विवाद बढ़ रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे गोडसे का मंदिर बनाने, यहाँ तक कि हिंदू महासभा के चीफ नेशनल सेक्रेटरी ने तो यहाँ तक बोल दिया है कि नाथूराम गोडसे ने ठीक किया था गांधी जी को मारकर। इसी बात से बीजेपी के कई सांसद भी सहमत हो से हैं, जैसे साध्वी प्रज्ञा ठाकुर। देशभक्त थे, हैं और रहेंगे, लेकिन बीजेपी सांसद साक्षी महाराज गोडसे को हत्यारा नहीं बल्कि बहादुर मानते और कई सारे अन्य मोर भी हैं। इसको जानने से पहले गांधी जी पर एक कॉमन आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने 1947 में जब दो देशों का बंटवारा हुआ तो उन्होंने दंगे फैलाने में उनका अहम हाथ था। हम इस बात को जानने की कोशिश करेंगे। जब 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था, लेकिन उससे एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को नोआखली बंगाल के अंदर अपने वहाँ लोगों के साथ में मीटिंग करने लग रहे थे कि वहाँ पे हिंदू और मुसलमानों के बीच में दंगे भड़क गई थी, और जिसमें ये बाद में उन्हीं के इसी काम का परिणाम ये निकला कि वहाँ पे इसी की वजह से हजारों हिंदुओं की जान भी बच गई। और उन्होंने यहाँ तक कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा बनाई गई थी उसमें भी पार्टिसिपेट नहीं किया। इसकी वजह से उन्होंने जो इमिग्रेंट है, जो विभाजन की वजह से जो लोगों को नुकसान हुआ है, उनके घर खोए हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, उनका साथ देना बेहतर समझा, न कि संविधान सभा में पार्टिसिपेट करना। और उन पर एक और सबसे बड़ा आरोप ये आता है कि उन्होंने फास्ट किया था, अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे, भूख हड़ताल इसीलिए की थी कि पाकिस्तान को जो रुपए देने थे वो इंडियन गवर्नमेंट ने सप्लाई नहीं किए थे। इसी का परिणाम ये हुआ कि नाथूराम गोडसे जैसे लोग थे वो उन पे उग्र रूप से हमलावर हो गए थे। दरअसल हुआ कुछ यूँ था, जब इंडिया और पाकिस्तान का डिवाइडेशन होना तय हुआ तो कुछ रुपये भारत की तरफ से पाकिस्तान को दिए जाने थे, लेकिन पाकिस्तान ने अफगान ट्राइब्स के साथ में मिलकर के जम्मू कश्मीर में आक्रमण करवा दिया, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने उनका रुपया रोक दिया था। लेकिन गांधी जी ने दिल्ली में धरना प्रदर्शन इसलिए भी किया था क्योंकि जिस तरह से दंगे भड़क रही थी। अब एक बात बताइए, गवर्नमेंट पे अपनी पे ही प्रेशर बढ़ाया जाता है। जिस तरह पाकिस्तान में हाई कमिश्नर से उनसे बात करने के बाद गांधी जी ने यह फैसला लिया कि वो भूख हड़ताल करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के सिंध के अंदर हिंदुओं की बहुत ही ज़्यादा खराब हालत थी और इंडिया के अंदर मुसलमान और हिंदुओं के लगातार दंगे हो रहे थे। इसी की वजह से उन्होंने इस फैसले को, इस मामले को, जो झगड़ा था, इसको जल्द से जल्द सिमटवाने को, सुलझाने के लिए ये धरना प्रदर्शन किया था। लेकिन उनको क्या पता था कि आज की जनरेशन आएगी और वो उन पर आरोप और प्रत्यारोप के तहत उनको दोषी बनाने लगेंगे। अब यहाँ पे हम सेकंड पार्ट में नाथूराम गोडसे की आइडियोलॉजी और उसकी हिस्ट्री को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। दरअसल नाथूराम गोडसे का जन्म पुणे के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अब आप सोच ही सकते हैं जिस तरह से उस जमाने में ब्राह्मणों द्वारा नीची जातियों को दबाया जाता था, अनटचेबल दंतों को सताया जाता था, उसका प्रभाव माइंडफुल इम्पैक्ट नाथूराम गोडसे के दिमाग में भी पड़ा होगा। इसी का रिजल्ट आता है नाथूराम गोडसे ने केवल 22 साल की उम्र में आरएसएस ज्वाइन कर ली। वहीं पे पुणे में वहाँ पे एक लोकल ब्रांच का हिंदू महासभा के अंदर उनको सेक्रेटरी भी बनाया दिया जाता है। हिंदू महासभा को जिन लोगों ने बनाया था वो थे इंडियन नेशनल कांग्रेस से कुछ लोग थे। वो अंग्रेजों को ये बताना चाहते थे कि हिंदुओं की प्रॉब्लम क्या है। वो जैसे उस वक्त पे मुस्लिम लीग उभर करके आ रही थी मुसलमानों के लिए और हिंदुओं के लिए, एक तरह से हिंदू महासभा काम करने लग रही थी। ये भी अंग्रेजों का ही एक पार्ट था कि इन दोनों आइडियोलॉजी, इन दोनों संगठनों को बढ़ावा देना। लेकिन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो एक सेकुलर बात करती थी, यानी कि पूरे देश के हित में बात करती थी, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख, ईसाई, पारसी। लेकिन जिस तरह से मुसलमानों ने इन दोनों को आगे बढ़ावा दिया, उसी का खामियाजा ये हुआ कि हिंदू महासभा को 1930 के बाद में वीर सावरकर ने एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में परिवर्तित कर दिया। तो कि एक आइडियोलॉजी ऐसी थी जो कि हिंदुओं के अधिकारों के बारे में बात किया करती थी। वीर सावरकर का जो हिंदुत्व वाला फॉर्मूला था वो कांग्रेस की सेकुलरिज्म वाले फॉर्मूले से बिल्कुल अलग था।
यहाँ तक कि नाथूराम गोडसे ने भी जब उनका ट्रायल चला कोर्ट के अंदर तो उन्होंने भी बताया था कि नाथूराम गोडसे पर दो ही व्यक्तियों का प्रभाव था, एक महात्मा गांधी और एक वीर सावरकर। और उन्होंने लिखा कि वीर सावरकर का तरफ वो जैसे वो हिंदू महासभा के ज़्यादा कॉन्टेक्ट में आने लगे तो वीर सावरकर का ज़्यादा प्रभाव नाथूराम गोडसे पर पड़ने लगा। किन्नर केचा अपनी इस किताब के अंदर लिखती हैं कि गांधी जी के खिलाफ जो सेकुलर वाली पॉलिटिक्स थी गांधी जी, उसमें एक अहम काम था वीर सावरकर का कि उसके खिलाफ किस प्रकार से नफरत का एजेंडा गांधी जी के खिलाफ फैलाया जाए, उसमें वीर सावरकर का एक अहम रोल था। नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी को मुस्लिम अपीसमेंट के लिए जिम्मेदार मानता था, यानी कि मुसलमानों के फेवर में गांधी जी डिसीजन लेने लग रहे हैं। लेकिन गांधी जी का यहाँ पे अलग, जैसे जैसे नाथूराम गोडसे वीर सावरकर के कांटेक्ट में आता गया तो उस पर इतना प्रभाव हुआ कि उसने गांधी जी के सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट यानी सबने अवज्ञा आंदोलन में भी पार्टिसिपेट किया था। लेकिन ये पार्टिसिपेट करने के लिए पुणे से हैदराबाद गई थी, क्योंकि उनको लगता था कि मुस्लिम निज़ाम में वो हिंदुओं के अत्याचार कर रहा है और वहाँ पे उसके खिलाफ में सबने अवज्ञा आंदोलन को फैलाने की कोशिश करी। यानी कि यहाँ तक कि आप सोच ही सकते हैं महात्मा गांधी एक तरह से दोनों पार्टियों हिंदू मुस्लिम की यूनिटी को बना करके चल रहे थे, मेंटेन करने की कोशिश कर रहे थे अपने आंदोलन को सक्सेसफुल बनाने के लिए। लेकिन ये हैदराबाद में जाकर के हिंदू महासवादी लोग वहाँ पे मुसलमान के खिलाफ में इस एजेंडे को बनाने की कोशिश कर रहे थे कि यानी कि एक मुस्लिम के अगेंस्ट में ये प्रोपेगेंडा बन जाए एक सबने अवज्ञा आंदोलन, जिसमें गांधी जी का फेलियर क्लियर नजर आए लोगों को। इसी का खामियाजा ये हुआ कि नाथूराम गोडसे को ब्रिटिशर्स ने पकड़ करके जेल में डाल दिया। जेल में डालने के बाद में उसकी हिंदुत्व वाली आइडियोलॉजी में और ज़्यादा गहन विश्वास उसका बढ़ता चला गया। यहाँ पे गांधी जी का मानना ये था कि अगर हम हिंदू मुसलमान की जो यूनिटी है, अगर हिंदू और मुसलमान खून से एक ही हैं, दरअसल खून दोनों का एक ही है और एक देश में रहते हैं, उस पर धर्म, इनके सारे मसले, इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो, पॉलिटिकल इंटरेस्ट, वो अपने देश की लोकल कंडीशन से डिस्क्राइब होंगे, अपने देश की पॉलिटिक्स से। लेकिन ये नहीं है कि ये धर्म मैटर करेगा कि आपको मुसलमानों की और हिंदुओं की ज़रूरत अलग अलग है, लेकिन दोनों की ज़रूरत अलग थी। कॉमन गोल था ब्रिटिश को भारत से बाहर खदेड़ना। इसलिए वो गांधी जी चाहते थे कि दोनों एक साथ मिल करके आज़ादी में अपना योगदान दें और अंग्रेज़ों को बाहर खदेड़ने में उनकी सहायता करें। लेकिन यहाँ गांधी जी से पहले भी ये लोग नाथूराम गोडसे मानते थे कि सेकुलरिज्म के लिए केवल भारत में गांधी जी जिम्मेदार थे। लेकिन गांधी जी से पहले भी कई ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने सेकुलरिज्म की राजनीति करने की कोशिश की। उन्हीं में से एक है बाल गंगाधर तिलक। 1920 में लखनऊ समझौते के अंदर एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना ने मिलकर के ये डिसाइड किया था मुस्लिम लीग की और जो मुस्लिम डोमिनियन का प्रोविंशियल काउंसिल हुआ करती थी उनमें मुस्लिमों का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया जाए। जिस तरह से देश के अंदर मुसलमानों की 25% आबादी है, उसी के हिसाब से इनको लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर इनको रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। गांधी जी हिंदू मुसलमानों के अंदर जो एकता में तकरार आ रही थी और उसको फोड़ने की कोशिश, एकजुटता को तोड़ने की कोशिश के लिए ब्रिटिशर्स को जिम्मेदार मानते थे। गांधी जी ने जब देश की राष्ट्रीय भाषा बनाने का सवाल आया तो उन्होंने हिंदी की जगह पे हिंदुस्तानी लैंग्वेज अपनाने को कहा। इसी से नाथूराम गोडसे बहुत दुखी हुए। उनको लगता था कि न तो हिंदुस्तानी नाम की कोई भाषा है, हम सब जानते हैं, न कोई ऐसी स्क्रिप्ट है, न बोली है। इसी के लिए आप हिंदू को ठुकरा करके हिंदुस्तानी क्यों बनाने में लगे हुए हैं। यहाँ पर ही गांधी जी का मकसद यहाँ पे ये नहीं था कि मुसलमानों के फेवर में हिंदुस्तानी भाषा को अपनाया जाए। हिंदुस्तानी भाषा ऐसी है, उर्दू और हिंदी के बीच में बोले जाने वाली भाषा को हिंदुस्तानी कहते हैं। गांधी जी ये मान करके हिंदुस्तानी को अपनाने की बात कर रहे थे, क्योंकि किस प्रकार से हमारी भाषा हमारे एक तरह से सेकुलरिज्म को दर्शाएगी। प्रोफेसर गणपत तेली कहते हैं कि गांधी जी हिंदुस्तानी भाषा को अपनाने के फेवर में इसलिए थे क्योंकि इस देश के अंदर यूनिटी बनी रही। गोडसे के हिसाब से गांधी जी भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार थे। लेकिन आज भी दुख की बात यह है कि कई नेता आज भी ऐसा ही मानते हैं। जैसे इनको देखिए, आजकल इंडिया में ऐसा माहौल बन गया है कि हर कोई बोलता है गांधी जी की वजह से पार्टीशन हुआ था इंडिया में। चलो एक इंसिडेंट बताता हूं। रामचंद्र गुहा अपनी बुक इंडिया आफ्टर गांधी में लिखते हैं चैप्टर नंबर 2 में कि जिस दिन पार्टीशन हुआ था और जिस दिन इंडिपेंडेंस मिली थी, दोनों का दिन सेम था, 15 अगस्त। तो उस दिन गांधी जी ने पूरे दिन भूख हड़ताल रखी थी। इसके साथ ही साथ जब 14 अगस्त के बंगाल के चीफ मिनिस्टर आते हैं गांधी जी से पूछने की बताइए सर कि किस प्रकार का सेलिब्रेशन हमें करना चाहिए 15 अगस्त को, गांधी जी चिल्लाते हैं, बोलते हैं पागल हो क्या तुम, लोग स्ट्रीट में मर रहे हैं और तुम्हें आजादी की सेलिब्रेशन करनी है। उसके बाद 15 अगस्त को जब गांधी जी के सामने बीबीसी न्यूज रिपोर्टर्स आते हैं, बोलते हैं गांधी जी बताइए आपको इंडिपेंडेंस के ऊपर क्या लगता है। तो गांधी जी बोलते हैं कि भाई
मुझसे नहीं, जाके जवाहर से पूछो। इसके बाद वो लोग जाते गांधी जी के सेक्रेटरी के पास और बोलते हैं भाई गांधी जी को परसुएट कर दो प्लीज। इसके बाद गांधी जी अपने सेक्रेटरी से बोलते हैं जाओ उनसे बोलो कि मुझे इंग्लिश ही नहीं आती है। तो ये एटीट्यूड था गांधी जी का ऑन द डे ऑफ इंडिपेंडेंस, जस्ट बिकॉज उस दिन पार्टीशन भी हुआ था। गांधी जी कभी नहीं चाहते थे। लेकिन ये इतना सच नहीं है। जो हिस्टोरियन इतिहासकार हैं, जो पार्टीशन के वक्त में जो गांधी जी का रोल था उसको उनका सबसे अच्छा ज़िंदगी का अहम रोल मानते हैं। उन्होंने जिस तरह से जो सांप्रदायिक दंगे, कम्युनल वायलेंस को रोकने में अपना अहम योगदान दिया, उनको जिनको लेकर के वो काफ़ी चिंतित थे। जून में जब ये फैसला आया था कि इंडिया और पाकिस्तान दो देश अलग अलग बनेंगे, तो उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यहाँ तक कहा था कि इसमें मुझे बुराई नज़र आ रही है, इसमें लोगों का ही घाटा है। वो और आप ये अंदाजा लगा सकती हैं कि उन्हीं के एक मित्र थे जिनको सीमांत गांधी कहा जाता है, फ्रंटियर गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान। वो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस के अंदर जो बलूचिस्तान और ट्राइब थी, जो अफगान ट्राइब, उनको मिला करके जो पाकिस्तान के अंदर सुन्नी मुसलमान डोमिनेटेड है, उनके खिलाफ में अपने को बचाने के लिए एक खुदाए खिदमत नाम की एक संस्था चलाती थी। जब इस तरह से दो देशों के विभाजन के बारे में, बंटवारे के बारे में बातें की जाने लगी, तो उन्होंने गांधी जी को कई सारी लेटर लिखी। उन्होंने कहा कि आप ऐसा नहीं करवा सकते, लेकिन गांधी जी ने कहा कि मेरा इसमें कोई रोल ही नहीं है, मैं रोक ही नहीं सकता। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि वो मुस्लिम मोहम्मद अली जिन्ना को भारत का प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार हैं, अगर वो पार्टीशन ना चाहे, इन दो देशों का विभाजन नहीं चाहे, वो यहाँ तक राजी थे। लेकिन आज के जो पॉलिटिशियन हैं वो उन पर लगातार ब्लेम करते हैं कि उन्हीं की वजह से पार्टीशन हुआ था। 20 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जब प्रेयर कर रहे थे, लोगों को संबोधन कर रहे थे, उनके बीच में अपने भाषण दे रहे थे, तभी उसी वक्त पे वहाँ पे ग्रेनेड से अटैक होता है पब्लिक पे। इस पर ग्रेनेड से अटैक करने का मकसद ये था कि किसी प्रकार से पब्लिक, जो उनको लोग सुनने आए हैं, वो भाग जाएं और गांधी जी यहाँ पे अकेले पड़ जाएं, और गांधी को अकेला देख करके उन पर दूसरी ग्रेनेड फेंक करके अटैक किया जाए ताकि उनको ख़त्म कर दिया जाए। ये नाथुराम गोडसे ने प्लान बनाया था। जैसे ही दूसरा ग्रेनेड गांधी जी पे फेंकने की जिस आदमी ने जिम्मेदारी ली थी, उसका नाम था दिगंबर बेगड़े। वह जो पहला ग्रेनेड फेंका था वो नाथुराम गोडसे और उनके सहयोगियों ने, वो भाग जाते हैं पहला ग्रेनेड फेंकते ही। दूसरा ग्रेनेड फेंकने के जब नंबर आता है तो दिगंबर बेगड़े ये फेंकने से अंत समय में मना कर देता है और पीछे हट जाता है और भाग जाता है वहाँ से। जब दिगंबर बेगड़े और नाथुराम गोडसे वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन वहाँ पे एक व्यक्ति को पकड़ा जाता है, मदन लाल पुहवा को, जिस पर मर्डर चार्जेस लगा करके कस्टडी में ले लिया जाता है। तभी से 20 जनवरी से ही गांधी जी को ये अपने अंदर व्याप गई थी, उनको पता चल गया था कि उनकी मृत्यु नज़दीक है। इसलिए उन्होंने 20 जनवरी से उनके जब 30 जनवरी 1948 को जब उनके 3 फायर किए गए थे, उस वक्त के बीच में उन्होंने करीब 14 बार अपनी मौत के बारे में जिक्र किया था। उन्होंने 21 जनवरी को ये स्टेटमेंट, अगर कोई मुझ पर बहुत पास से गोली चलाता है और मैं मुस्कुराते हुए दिल में राम नाम लेते हुए उन गोलियों का सामना करता हूँ, तो मैं वाकई बधाई का हकदार हूँ। 29 जनवरी 1948 को वहीं इंदिरा गांधी राजीव गांधी को लेकर के जब गांधी जी से मिलने जाती हैं, तो इंदिरा गांधी की बायोग्राफी लिखने वाली कैथरीना फ्रैंक लिखती हैं उस किताब के अंदर कि जब इंदिरा गांधी गई तो उनके माली ने उनको कुछ चमेली के फूल दिए थे जो इंदिरा गांधी को अपने बालों में लगाने थे, लेकिन इंदिरा गांधी ने उनको अपने बालों में लगाने की बजाय महात्मा गांधी को देना उचित समझा और वो महात्मा गांधी के पास में इन फूलों को ले जाती हैं। वो राजीव गांधी जब जाकर के वहाँ पर खेल रहे थे, उनको पता नहीं था, पहले तो वो बाग में भागते। वहीं ये मौसम थोड़ा सर्दी का मौसम था, गांधी जी बाग में बैठ करके पार्क में धूप सेक रहे थे। वहीं पे इंदिरा गांधी पहुँचती हैं और राजीव गांधी की उम्र उस वक्त पे हो गई 4 साल। वो उन चमेली के फूलों को जब महात्मा गांधी के पैरों में बसाने लगते हैं, तो महात्मा गांधी राजीव का कान पकड़ के कहते हैं कि जिंदे लोगों के पैरों में फूल नहीं बसाए जाते, फूल बसाए जाते हैं मरे हुए लोगों के पैर में। इस बात से उनको पता चल गया था कि उनकी मृत्यु नज़दीक है। वहीं पर 30 जनवरी 1948 को गांधी जी सुबह 3:30 बजे जगते हैं, अपनी प्रेयर करते हैं और ऐसे जो सांप्रदायिक लीडर्स, कम्युनल लीडर्स से बात करते हैं और उन्होंने स्थिति का मुआवजा लेते हैं कि किस प्रकार से ये होने लग रहा है। उस दिन उनसे कई सारे श्रीलंका के राजनयिक और कई सारे अहम लीडर्स मिलने वाले थे, लेकिन सबसे बड़े लीडर उस दिन उनसे आने वाले थे, उनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो शाम को 4 बजे उनसे मिलने आती हैं और ये मीटिंग करीब उनकी 1 घंटे से ज़्यादा चलती है, जिसकी वजह से वो शाम की प्रेयर के लिए लेट हो जाते।
अपने लेट होने के बावजूद भी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जब लौटने लगते हैं तो वो शाम के प्रेयर के लिए पहुंचते हैं ग्राउंड में, जहाँ पर उनका 250 से ज़्यादा लोग इंतजार कर रहे थे। लेकिन उसी दिन नाथूराम गोडसे के 2 मित्र आए हुए थे दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे, नारायण आप्टे और विष्णु कानकरे। ये योजना बनाई गई उसी दिन कि गांधी जी को मारने के लिए नाथूराम गोडसे एक बुर्का पहन करके जाएंगे और उनके लिए बुर्का लाया जाता है। लेकिन जब नाथूराम गोडसे बुर्का पहन करके देखते हैं तो उनको ये महसूस होता है कि अब वो पिस्टल निकाल करके इसमें उसको काफ़ी दिक्कत होगी और वो पकड़ा जाएगा। इसी की वजह से वो बुर्के को छोड़ देता है। तभी वहाँ पे मिलिट्री की वर्दी लाई जाती है, खाकी वर्दी। वो उस समय पे एक आम वर्दी हुआ करती थी। जब दिल्ली की मार्केट से उनको ला के दी जाती है तो वो बिरला हाउस की तरफ नाथूराम गोडसे निकल जाता है। वहीं पे एग्जैक्ट 5:17 पे जब गांधी जी प्रेयर के लिए आते हैं तो उनके साथ में उनकी 2 भतीजियाँ थी। एक भतीजी को जैसे ही धक्का मार करके नाथूराम गोडसे उनकी तरफ आगे बढ़ता है तो ऐसा लगता है कि नाथूराम गोडसे उनके पैर छूने वाला है सभी को, लेकिन तभी पे वो गोली निकालता है और गांधी जी पे लगातार 3 फायर करता है, जिसकी वजह से उनके मुंह से राम राम निकलता है। वो ऑन द स्पॉट उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन आज के जो इतिहासकार हैं, बोर्ड्स ऑफ यूनिवर्सिटी के लोग हैं, वो कहते हैं कि नाथूराम गोडसे भागा नहीं, उन्होंने एक नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की और वो ऐसा बहादुर व्यक्ति था कि भागा नहीं। उसने कहा कि मैंने की है, उसने कबूल किया और उसकी सजा उसको मिली, उसको भी उसने कबूल किया। वही भागा नहीं, जैसे दाऊद भाग गया ऐसे नहीं भागा। एक तरह से बहादुरी का काम किया। गांधी जी को एक वृद्ध आदमी को गोली से मार करके पैर छूने की बहाने से किसी को गोली मारना एक बहादुरी का काम हो सकता है? आप क्या सोचते हैं? उन्होंने बहादुरी का काम किया। आप सोचिए कि एक आदमी जब 250-300 लोगों की भीड़ है और इतनी सिक्योरिटी है बिरला हाउस के अंदर, वहाँ से भागना चाहे तो कैसे भाग सकता है? उसकी मजबूरी थी रुकने के लिए, वो रुका और उस पर ट्रायल चलती है और ट्रायल के अंदर इस ट्रायल के अंदर करीब 150 गवाहों को बुलाया जाता है। उसके अंदर FIR होती है तो वीर सावरकर को भी इसके अंदर एक तरह से गुनहगार पाया जाता है। जब कोर्ट के अंदर ये अदालत के अंदर ये सुनवाई चल रही थी तो नाथूराम गोडसे ने एक बयान दिया था, जिसके अंदर काफ़ी बड़ा बयान था 5 घंटे का, जिसको बाद में कोर्ट ने उस वक्त पे उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। उस बयान को लोगों के अंदर जाने से उन्होंने रोक लगा दी थी, लेकिन बाद में ही उसको पब्लिक कर दिया गया। उस बुक का नाम है वाई आई एम किल्ड गांधी। अब हमारा सवाल यहाँ पे आता है जिससे हमने वीडियो शुरुआत की थी, क्या किसी का टेररिज्म, एक टेररिस्ट किसी के लिए स्वतंत्रता सेनानी या किसी का टेररिज्म किसी के लिए नेशनलिज्म बन सकता है? इसके लिए आपको समझना होगा कि ये टेररिज्म और नेशनलिज्म की परिभाषा क्या है। इसको समझने के लिए आपको मैं एक बात बताता हूँ कि प्रभाकरन जो LTTE के फाउंडर थे, जो श्रीलंका के अंदर तमिल राइट्स के लिए लड़ रहे थे, यानी कि जो लोग हिंदी तमिल लैंग्वेज बोला करते हैं उनके प्रति श्रीलंका के अंदर उनसे भेदभाव किया जाता है। और वहाँ श्रीलंका एक बुद्धिस्ट डोमिनेटेड कंट्री है और वहाँ के जो मेल लैंग्वेज है वो सिन्हाली, जो सिन्हाली लोग हैं वो तमिल से डिस्क्रिमिनेट करते हैं। उन्होंने इसी के खिलाफ लड़ने के लिए एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उनसे फाइट करने के लिए एक तरह से आर्मी बनाई थी, उनसे हथियारबाजी वॉयलेंस यूज करके लड़ते थे। इसमें कई देशों ने इसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहा था LTTE को, जिसमें इंडिया, कनाडा, USA, ब्रिटेन जैसे देश शामिल हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें तो तमिलनाडु के फॉर्मर CM रहे M करुणानिधि ने LTTE को एक नेशनल फ्रीडम फाइटर कहा था। अब इन दोनों के नज़रिए से चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे तो हमको पहले टेररिज्म की परिभाषा समझनी होगी। दरअसल 1988 में एक इंडियन हिस्टोरियन बिपिन चंद्रा ने भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस को रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट कहा था। अब रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट जब फ्रांसीसी क्रांति हुई 1789 के बाद में, इन दोनों टर्म को एक दूसरे से भिन्न नहीं समझा जाता था, रेवोल्यूशनरी और टेररिस्ट। दरअसल टेररिस्ट को उस वक्त पे इस नज़रिए से देखा जाता था कि एक व्यक्ति समाज के अंदर जो लोगों की, आम जनता की जो सरकार है उनकी बातों को नहीं सुन रही है, इसके लिए वो आतंक का, वॉयलेंस का इस्तेमाल करते हैं और समाज के जो सरकार के लोग हैं उनको भड़काने के लिए, उनके अंदर उनको ये बताने के लिए कि आप लोगों को कंटिन्यूसली क्यों इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन ये परिभाषा ट्विन टावर पर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जब अटैक होता है तो ये टेररिस्ट की परिभाषा बदल दी जाती है। दरअसल अब टेररिस्ट का जो पहले रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट थे वो समाज के अंदर एक बदलाव चाहते थे और वो इसलिए सरकार पर अटैक करते थे और सरकार की पॉलिसियों के खिलाफ वॉयलेंस यूज करते थे ताकि सरकार उनकी बातों को सुनी और आम जनता की बातों को सुनी।
लेकिन जो आज के टेररिस्ट हैं वो अपने पॉलिटिकल अचीवमेंट, अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के लिए टेरर लोगों के अंदर आतंक फैलाते हैं, और वो केवल इलाइट पर्सन और सरकार के कोई टारगेट नहीं करते, बल्कि सिविलियन और मासूमों को भी टारगेट करते हैं और उन पे भी अटैक करते हैं, ताकि आम जनता के अंदर आतंक फैला करके सरकार को मजबूर किया जाए कि उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को सरकार मानने के लिए बेबस हो। अब ये दो टेररिज्म की परिभाषा किस तरह से बदली पुलिस के साथ में, लेकिन वहीं पे जो आज के जो टेररिस्ट है, टेररिज्म है, वो समाज के अंदर यही चाहते हैं, कोई समाज के अंदर बड़ा बदलाव नहीं चाहते, वो केवल अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के लिए वॉयलेंस का यूज करते। लेकिन भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस एक रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट थे, वो समाज के अंदर एक बड़ा बदलाव चाहते थे और वो सरकार के खिलाफ कंटिन्यूसली लड़ रहे थे, सरकार में आतंक फैला रहे थे, न कि लोगों में आतंक। लोगों उनको लाइक करते थे क्योंकि वो लोगों के लिए लड़ रहे थे। इसको हम गॉडसे के नित्य कंटेम्प्रेरी में समझने की कोशिश करें तो इसमें दो कंडीशन बनती हैं। क्या नाथूराम गॉडसे ने अपने प्रोटेस्ट में आतंक का इस्तेमाल किया? क्या नाथूराम गॉडसे ने जिस व्यक्ति को टारगेट किया वो मासूम था? अब गांधी जी को मासूम मानने में कई सारे लोग हिचकिचाते हैं। उनको लगता है कि गांधी जी ने ही 1947 में 2 देशों का विभाजन किया था और उन्हीं की वजह से सांप्रदायिक दंगे भड़के थे। लेकिन मैं ये सब नहीं मानता, वो मुसलमानों के लिए ही लड़ने लग रहे थे, ऐसा लोग भी कुछ दावा करते हैं। हिंदुओं को उनकी वजह से हिंदुओं की हत्याएं हो रही थी, उनको वो नज़रअंदाज कर रहे थे। लेकिन आज तक जो ऐसा लोग दावा करते हैं उनके पास में कोई प्रूफ नहीं है इस चीज़ का कि गांधी जी ने हिंदुओं के खिलाफ मुसलमानों का सहयोग किया था, या उनकी जो सेकुलर आइडियोलॉजी थी महात्मा गांधी की, जो उनकी फिलॉसफी थी नॉन वायलेंस थी, वो हिंदुओं के खिलाफ थी, मेजॉरिटी पॉपुलेशन के खिलाफ थी, यानी वो माइनॉरिटी को सपोर्ट करती थी। इसके कोई भी प्रूफ या साक्ष्य नहीं मिलते हैं और बिना साक्ष्य के आप किसी भी बात को प्रूफ कर ही नहीं सकते हैं। और दूसरी बात में अगर हम आते हैं तो गांधी जी क्या नाथूराम गॉडसे ने अपने प्रोटेस्ट में वायलेंस का यूज किया था। दरअसल जो बापूजी को प्रार्थना सभा के लिए पहले से ही देर और गांधी जी जो सांप्रदायिक दंगे बढ़ रहे थे उनके लिए जो नॉन वायलेंस यानी नॉन वायलेंस के अपने कैंपेन कर रहे थे, उसके लिए भूख हड़ताल ऐसे अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहे थे। लेकिन उस नॉन वायलेंस का अंत होता है वायलेंस से, जब नाथूराम गॉडसे उन पर धड़ाधड़ 3 फायर करता है और वो वायलेंस खत्म हो जाता है, नॉन वायलेंस की आइडियोलॉजी खत्म हो जाती है। यहाँ पर नाथूराम गॉडसे ने एक ऐसे लीडर को उस वक्त पर न मारा था, वो केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर था। और आज भी उसकी फिलॉसफी और आइडियोलॉजी जो सत्याग्रह और उनके जो विचार हैं वो पूरी दुनिया उनको पूछती है और उनके विचारों को मानती है। लेकिन आप ये बता सकते हैं कि आप इस वीडियो के कमेंट में कि नाथूराम गॉडसे का ऐसा क्या कंट्रीब्यूशन आज़ादी की लड़ाई में कोई ऐसा कंट्रीब्यूशन रहा हो जिसकी वजह से इतनी बड़ी मास मूवमेंट उन्होंने क्रिएट किया हो और इतने लोग उनसे कनेक्ट होते चले गए हों। कैसी लगी आपको ये वीडियो आप कमेंट में बता ही सकते हैं। लेकिन जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।